नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स। आज हम 18वां लेक्चर पढ़ेंगे। गजब तरीके से हिस्ट्री में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका समय भी बचेगा और आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली सल्तनत ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें कुल 5 वंश हैं। तो गुलाम वंश भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, खिलजी वंश भी पढ़ लिया है, तुगलक वंश भी पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सैयद वंश। एक छोटा सा वंश है जिसका टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। मुख्य तौर पर 4 शासक इसमें आए थे। इन्हीं के बारे में आज को पढ़ना है। इसी वीडियो में आपको मैं सैयद वंश कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि कुछ खास बातें तो इसमें नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो सब बातें आपको बता दूंगा। इससे पहले तुगलक वंश आपने पढ़ा। तो मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये आखिरी सुल्तान था तुगलक वंश का। इसी के टाइम पीरियड पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो उसके बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश शुरू होता है, सैयद वंश। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास नोट्स अगर नहीं लिए आपने तो क्लास नोट्स ले लीजिए। श्री एजुकेशन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप पर जाइए, स्टोर सेक्शन में जाकर अपना कोर्स आप ले लीजिए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए, सैयद वंश में 4 वंश आए थे। इनका फैमिली ट्री मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो खिज्र खां था, उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बाद जो सुल्तान बना था ना, तो मुबारक शाह का वो भतीजा था, अर्थात मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। मोहम्मद शाह सुल्तान बना था। मोहम्मद शाह के बाद आखिरी सुल्तान आलम शाह था। तो ये 4 सुल्तानों के बारे में आपको पढ़ना है। खिज्र खां पहले नंबर पे, उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और उसके बाद आलम शाह। हालांकि खिज्र खां अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाएगा, ये तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, कितना खतरनाक तरीके से नरसंहार किया था मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। कई दिनों तक लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले थे। तैमूर आक्रमण करके, लूटपाट करके जब चला भी गया था ना, तब भी कई दिनों तक लोग डर के मारे, सदमे के मारे बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा बताया जाता है लाखों लाखों लाशें पड़ी हुई थी, जिसके कारण बीमारी जो है, नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा था लाशों के कारण, गंदगी के कारण। तो बहुत ही खतरनाक वो नरसंहार था। किसके द्वारा किया गया था? तैमूर लंग के द्वारा किया था। चंगेज खां के ही फैमिली से ही संबंधित है। अगर आप उसके पूर्वजों को देखेंगे तो चंगेज खां के ही से संबंधित है। इसके बाद जो बाबर आने वाला है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके जो मुग़ल वंश स्थापित होगा बाबर, वो भी तैमूर और चंगेज खां का ही एक तरीके से संबंधित है, उसी का वंश है वो। हालांकि आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम आपको बताएंगे ही। तो शुरुआत करते हैं खिज्र खां के बारे में। तो ये देख लीजिए मैप, दिल्ली सल्तनत कितना सिकुड़ चुका था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सैयद वंश के टाइम पीरियड पर बहुत ही सिकुड़ चुका था। इससे बड़ा तो विजयनगर साम्राज्य था। देख रहे हैं आप, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये पैरेलल में चल रहे हैं। तो मैं दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के बाद तुरंत मुग़ल साम्राज्य नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य पर आएंगे। ठीक है, बंगाल भी स्वतंत्र था इनके टाइम पीरियड पर। जौनपुर भी स्वतंत्र था। जौनपुर भी इसके टाइम पीरियड पर स्वतंत्र था। फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना है, जिसने जौनपुर की स्थापना की थी अपने चचेरे भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर की उसने स्थापना की थी और जौनपुर अब शर्की साम्राज्य के अधीन हो गया था, स्वतंत्र हो चुका था, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था। तो सैयद वंश को शुरुआत से पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए, खिज्र खां ये शासक बनता है, ये संस्थापक कहलाता है सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अब देख लीजिए, जब 1398 ईस्वी में जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। ये देखिए तैमूर साम्राज्य चल रहा है यहाँ पर। तैमूर का जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ था तो
ये खिज्र खां वही था जिसने तैमूर की सहायता की थी। तैमूर की सहायता इसने की थी, इसलिए जब तैमूर दिल्ली से वापस गया तो तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर वाला क्षेत्र संभालने के लिए दे दिया। जो आज का पाकिस्तान वाला जो पंजाब है और जो भारत में जो पंजाब वाला रीजन है, पूरा रीजन लगभग संभालने के लिए किसको दे दिया था? तैमूर ने खिज्र खां को दे दिया था। खिज्र खां से वो खुश हुआ था क्योंकि खिज्र खां ने उसकी हेल्प की थी। अब ये प्रश्न बनता है कि सैयद वंश ये क्यों कहलाए, सैयद क्यों कहलाए? क्योंकि सैयद वंश के जो शासक थे ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं, उन्हीं के वंशज मानते हैं, इसलिए ये अपने नाम के आगे सैयद इन्होंने लगाया। जैसे सैयद खिज्र खां इसका नाम था। समझ में आ गया होगा आपको। तो 1414 ईस्वी में इसने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और कह सकते हैं कि इसने एक नए वंश की शुरुआत की, सैयद वंश की शुरुआत की। लेकिन याद रखिए, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। इससे पहले जितने भी शासक थे वो सुल्तान अपने आप को कहा करते थे, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दीजिए। तो इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया, इसने अपने आप को रैयत आला की उपाधि दी। रैयत आला की उपाधि का मतलब ये है कि किसी का प्रतिनिधि, किसी को रिप्रेजेंट करना, अर्थात कह सकते हैं कि कोई बड़ा सुल्तान है, उसके अधीन किसी छोटे से क्षेत्र की सूबेदारी करना, उस छोटे क्षेत्र को संभालना, तो वो अपने आप को इसने कहा। तो इसने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहा। किसका रिप्रेजेंटेटिव? तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव कहा। हालांकि 1405 ईस्वी में ही तैमूर की मृत्यु हो गई थी। तैमूर के बाद तैमूर वंश का जो साम्राज्य था उसका पोता शाहरुख संभाल रहा था। कौन संभाला था? शाहरुख। तो इसने अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि बताया और हर वर्ष टैक्स के रूप में पैसा भेजा करता था। शाहरुख के पास ये टैक्स भेजा करता था। कौन? खिज्र खां। तो कहने का भाव ये है कि खिज्र खां ने जो भारत वाला जो क्षेत्र संभाला था, दिल्ली सल्तनत जो कह रहे हैं आप, दिल्ली सल्तनत जो संभाला था, इसने उसे अपना नहीं माना था। अर्थात इसने शाहरुख वाला क्षेत्र था वो इसने माना कि ये शाहरुख का साम्राज्य है और मैं उसे संभाल रहा हूँ। अर्थात इसने तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि अपने आप को बताया, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बनता है। मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसके विपरीत इसके पिता ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन मुबारक शाह ने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित किया। मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक था। 1421 से 1434 ईस्वी लगभग 13-14 वर्षों तक इसने रूल किया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि मरने से 1 वर्ष पहले इसने हरियाणा में एक जगह है मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना 1433 ईस्वी में मुबारक शाह ने की थी। और मुबारक शाह से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण किसने दिया था? मुबारक शाह ने दिया था। ठीक है, मुबारक शाह ने दिया था। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की खासियत ये है कि इनकी एक रचना है तारीख़ मुबारक शाही। ये तारीख़ मुबारक शाही वही पुस्तक है जिसमें से हमें लगभग 90% से ज़्यादा जानकारी सैयद वंश के बारे में मिलती है। तो सैयद वंश के बारे में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो तारीख़ मुबारक शाही है। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। किसके टाइम पीरियड पर लिखी है? मुबारक शाह के टाइम पीरियड पर लिखी है। उसके बाद मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है 1434 ईस्वी में। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत मुबारक शाह की हत्या कर दी गई।
उसके बाद सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह के भतीजे को सुल्तान बना दिया। मुबारक शाह का जो भतीजा था मोहम्मद शाह, इसको सुल्तान बना दिया। ये कौन था? मुबारक शाह का भतीजा था। इसका टाइम पीरियड 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक था। ये नाम का ही सुल्तान था, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से अयोग्य सुल्तान ही था। ये भी एक अयोग्य सुल्तान ही था, क्योंकि किसी की कृपा के कारण ये सुल्तान बना हुआ था। सरवर उल मुल्क की इस कृपा से ये सुल्तान बनाया गया था, तो इसे हम अयोग्य सुल्तान ही कहेंगे। इतिहासकारों ने भी इसे अयोग्य सुल्तान कहा है। इसके टाइम पीरियड पर बहलोल लोदी जो है वो सरहिंद का सूबेदार है। ये बहलोल लोदी का नाम आगे आने वाला है, क्योंकि सैयद वंश को समाप्त करके एक नए वंश की शुरुआत करने वाला जो शासक होगा वो बहलोल लोदी होगा। बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली वंश का आखिरी जो है वंश होगा। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आएगा, इसकी शुरुआत बहलोल लोदी ने ही की थी। बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार बन गया था मुहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर। ठीक है, उत्तर पश्चिम इलाके का ये सूबेदार बन गया था और बहलोल लोदी को अपने पुत्र का दर्जा दिया था और खाने खाना की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना और अपने पुत्र का भी दर्जा दिया था। क्यों? क्योंकि मुबारक शाह के टाइम पीरियड पर सरवर उल मुल्क ही मुख्य तौर पर रूल कर रहा था, एक तरीके से उसी का डोमिनेशन था, वही पावरफुल अपने आप को समझ रहा था। तो बहलोल लोदी ने मुबारक शाह की मदद की थी, इसी कारण से मुबारक शाह ने खाने खाना और अपने पुत्र का दर्जा दिया था बहलोल लोदी को। लेकिन बहलोल लोदी ने 1443 ईस्वी में 1443 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह का जब टाइम पीरियड चल रहा था, आखिरी दौर चल रहा था, तब दिल्ली पर इसने आक्रमण कर दिया था बहलोल लोदी ने, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, सफल नहीं हो पाया था बहलोल लोदी। उसके बाद जो मोहम्मद शाह है, इसे डर हो गया कि कहीं मेरे बाद बहलोल लोदी सुल्तान ना बन जाए, तो इसने मरने से पहले आलम शाह, अपने पुत्र आलम शाह को बुलवाया, जो कि बदायूं में रह रहा था। आलम शाह बदायूं में रह रहा था, यूपी के अंदर ये जगह पड़ती है, बदायूं में रह रहा था। उसने अपने बेटे आलम शाह को बुलाया और उसे उत्तराधिकारी बनाया और 1445 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की। उसके बाद इसका एक अयोग्य पुत्र आलम शाह सुल्तान बनता है। ये बहुत ही अयोग्य था। 1448 ईस्वी में इसने सुल्तान की गद्दी खुद ही त्याग दी थी। हालांकि इससे एक साल पहले 1447 ईस्वी में एक और असफल अटैक कर दिया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। तो 2 बार अटैक किए गए थे बहलोल लोदी के द्वारा, लेकिन दोनों बार असफल हुए थे। उसके बाद 1448 ईस्वी में आलम शाह ने खुद ही गद्दी को त्याग दिया और वापस बदायूं चला गया, रिटायर हो गया, एक तरीके से अपने आप को सुल्तान से हटा दिया इसने, और सुल्तान का पद खाली था। तो 3 वर्षों के संघर्ष के बाद बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है, लोदी वंश। ठीक है, और जो बदायूं चला गया था आलम शाह, वो वहीं पर अपना समय गुजारता है और 1476 ईस्वी में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है और 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो होप आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन ऐप से ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपका समय बचे, जो भी आप पढ़ें उसको तुरंत रिवीजन कर लें और उनका प्रिंट आउट भी निकलवा लें, आराम से तैयारी हो जाए आपकी। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।